तो फ्रेंड्स, आप लोगों का आज पॉलिटी है। पॉलिटी का पहला लेक्चर आज होने जा रहा है। तो पॉलिटी में पहली बात तो हमको ये पता चलना चाहिए हमें पढ़ना क्या क्या है। पॉलिटी में देख लेते हैं हमको पढ़ना क्या क्या है। पॉलिटी में ज़्यादा आपको संविधान के बारे में पढ़ना है और फिर पूरा संविधान हो गया, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, चुनाव आयोग हो गया और क्या बोलते हैं इसको, कैग वगैरह, सीबीआई हो गई और जीएसटी हो गई, ये सब पॉलिटी के अंतर्गत ही आ जाता है। तो इसी के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पॉलिटी में पहले हम लोग देख लेते हैं पढ़ना क्या क्या है, ठीक। तो पॉलिटी में हमको संविधान पढ़ना है, पूरा क्या पढ़ना है, संविधान पढ़ना है, ठीक है। अब संविधान में क्या क्या पढ़ना है हम लोग देख लेते हैं जरा। सबसे पहले तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक। फिर संविधान निर्माण, फिर समितियां, और फिर हमको क्या पढ़ना है, संविधान के जो ऑब्जेक्टिव है, संविधान के अंदर क्या क्या है वो पढ़ना है, ठीक है। अब संविधान के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, संघ पढ़ेंगे हम लोग, राज्य पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, न्यायपालिका पढ़ेंगे, जुडिशरी हो गया आपका, न्यायपालिका हो गई, निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग, आपातकाल हो गए, और वो क्या, लोकल गवर्नमेंट हो गई, स्थानीय सरकार हो गई, और समितियां हो गई। ये सब और आदि कर दीजिए, इसी के अंतर्गत और भी है पढ़ने के लिए। तो ये जो कुछ मेन टॉपिक हैं ये हम लोगों को पढ़ने होंगे पॉलिटी के अंतर्गत। इन्हीं से प्रश्न आते रहते हैं आपके एग्जाम में, तो हमको सब इसी में यही पढ़ना है। पहली बात तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, क्या पृष्ठभूमि रही होगी, भाई ऐसा क्या कारण हुआ कि हमको अपना खुद का संविधान बनाना पड़ा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि क्या थी, क्यों संविधान का निर्माण किया गया, ठीक है। तो इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम इरेज कर देते हैं। नोट करना चाहे तो कोई बात नहीं, वैसे कोई बात नहीं खास इसमें। तो पॉलिटी में देखिए आप लोग, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कहाँ से संविधान निर्माण की पद्धति शुरू, क्यों हमको संविधान का निर्माण करना पड़ा। तो हम लोग शुरू से चलते हैं। सबसे पहले देखो, हेडिंग लिख लीजिए आप लोग, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखिए 1600 ईस्वी में क्या हुआ, लिख लीजिएगा आप लोग साथ साथ में, 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में, कहा, ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बनाई गई थी, ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए बनाई गई थी, व्यापार करने के लिए, भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी। उसके बाद ये लोग जब भारत में आए व्यापार करने के लिए, व्यापार करने आए, उसके बाद क्या हुआ, इन लोगों ने राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। राजनीति में हस्तक्षेप करने का मतलब है कि धीरे धीरे इन लोगों ने राजनीति में यहाँ की हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और राजनीति में भाग लेने लगे। दूसरा है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। 1757 में प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की
ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी भारत में। 1757 में प्लासी के युद्ध के साथ क्या हुआ, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ गई। यानी कि ये लोग 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में होती है और व्यापार करने के लिए कहाँ आते हैं, भारत में आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं और 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है तो प्लासी के युद्ध के साथ ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ जाती है भारत में। नींव किस लिए पड़ जाती है, क्योंकि इस समय बंगाल का जो नवाब होता है उसको अंग्रेज हरा देते हैं और बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए 1757 के साथ नींव पड़ी है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की। अगला पॉइंट है 1764 में बक्सर के युद्ध के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हुई। ठीक है, तो 1764 का जब बक्सर का युद्ध होता है तो इसके साथ क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हो गई। क्यों, क्योंकि इसी बक्सर के युद्ध के साथ क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है। इसी बक्सर के युद्ध में दिल्ली के नवाब, बंगाल का पूर्व नवाब और लखनऊ के नवाब, ये सब क्या होते हैं, एक साथ पराजित हो जाते हैं। तो इसी के साथ क्या होता है, 1764 में बक्सर के युद्ध के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हो जाती है। क्योंकि देखिए उस समय दिल्ली सत्ता का केंद्र था, क्योंकि मुगलों का शासन था वहां पर, मुगल बादशाह वहां पर शासन करते थे। ठीक है, तो जब केंद्रीय सत्ता ही पराजित हो गई, जब मेन बादशाह ही पराजित हो गया, जैसे मान लो अभी हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, मान लीजिए केंद्र सरकार है और वो केंद्र सरकार पराजित हो जाए, तो इसका मतलब है राज्य की सरकारें जो हैं उनकी पार्टी की वो तो ऑलरेडी पराजित हो गई, फिर उसका कुछ मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि जब केंद्रीय सत्ता ही हार जाए। ठीक है, तो उसी प्रकार से दिल्ली में केंद्रीय सत्ता थी और वो क्या होती है, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है हरा देती है, उन तीनों लोगों को मिलाकर हरा देती है। ठीक है, तो इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होती है, भारत में स्थापना हो जाती है। आप लोग चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि ये तो मैं आपको यहाँ पे बेसिक समझा रहा हूँ, क्योंकि ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, तो हम लोग इसको मॉडर्न इंडिया में समझेंगे। अभी हम लोग बेसिक यहाँ पे थोड़ा सा समझे ले रहे हैं। 1600 ईस्वी में क्या होता है, ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और 1757 में प्लासी के युद्ध के साथ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ती है और बक्सर के युद्ध के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना हो जाती है। ठीक है, आगे एक पॉइंट और मेंशन कर लीजिएगा, 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लगा दिया गया। अब देखिए आप लोग द्वैत शासन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि द्वैत शासन जो है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम द्वैत शासन नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो द्वैत शासन को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि आगे ये शब्द बहुत आने वाला है। द्वैत शासन का मतलब होता है जो हमारे कार्य हैं उनको दो भागों में बांट देना, एक को हस्तांतरित और एक को आरक्षित। ठीक है, जो हमारे विषय हैं उनको दो भागों में बांट दिया गया। जैसे मान लो बंगाल है, तो बंगाल के विषय हैं उनको दो भागों में बांट दिया गया। दो भागों में बांटने का मतलब है, विषय क्या मतलब, एक निर्माण कराने वाला, भाई राज्य है तो वह निर्माण भी कराएंगे, सब करवाएंगे, राजस्व भी इकट्ठा करेंगे। तो ये जो सारे काम थे इनको दो भागों में बांट दिया गया, एक तो आरक्षित विषय में और एक हस्तांतरित विषय में। ठीक भैया, हस्तांतरित विषय कौन से हैं, हस्तांतरित विषय में जैसे शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, ये सब कार्य आ जाते थे। ठीक है, तो हस्तांतरित विषय भारतीय देखते थे, आरक्षित विषय कौन देखता था, अंग्रेज देखते थे। आरक्षित विषय में राजस्व था, पुलिस थी,
ये सब आरक्षित विषय के अंतर्गत था। ठीक है, तो 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लगा दिया जाता है, यानी कि दोहरा शासन लगा दिया जाता है। जो विषय होते हैं, यानी कि जो विषय हैं उनको दो भागों में बांट दिया गया था। ठीक भैया, विषयों को दो भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई द्वैत शासन। तो बंगाल में द्वैत शासन कब लगाया गया? बंगाल में 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लगा दिया गया। ठीक, तो इस बात को आप याद रखिएगा। ये तो थोड़ा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, अभी हम लोग पॉलिटी में गए नहीं है, अभी हम लोग मॉडर्न इंडिया ही पढ़ रहे हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। तो 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लगा दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है अब देखो, तो जब बंगाल में द्वैत शासन लगा दिया गया तो यहां पर धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनी भ्रष्टाचार करने लगी। अब जब कंपनी भ्रष्टाचार करने लगी तो लोग इनकी आक्रांताओं से परेशान होने लगे। जब लोग इनसे परेशान होने लगे अंग्रेजों से, तो लोगों ने उपद्रव करना शुरू कर दिया। जब उपद्रव करना शुरू कर दिया तब ब्रिटिश जो कंपनी है उन्होंने देखा कि कुछ तो कमी है, तो उन्होंने क्या किया, कानून बनाने शुरू कर दिए, चार्टर एक्ट बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, यहाँ से आपका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ज़्यादा हो जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो पहला चार्टर एक्ट 1773 में बनाया गया। ठीक है, क्योंकि कंपनी यहाँ दीवानी प्राप्त करने के बाद द्वैत शासन जब लगा दिया गया तो विषय दो भागों में बट गए, और ये विषय जब दो भागों में बट गए तो फिर क्या हुआ, ब्रिटिश कंपनी ने अत्याचार करना शुरू कर दिया, तो लोग उनसे परेशान होने लगे। फिर बाद में वो कानून बनाया उन लोगों ने, लोगों की संतुष्टि के लिए, कहा ये आप लोगों की सुविधा के लिए कानून बनाया जा रहा है। तो सबसे पहला कानून, सबसे पहला चार्टर एक्ट कब बन के आता है, 1773 में आता है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए 1773 का चार्टर एक्ट। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग 1773 का चार्टर एक्ट। 1773 का चार्टर एक्ट। ठीक भैया, 1773 का चार्टर एक्ट, ये पहला कानून आया है, पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया है 1773 में आया है। तो इसमें क्या मेन था, पहले लिख लेते हैं हम लोग एक एक पॉइंट वाइज करके। 1773 में सबसे पहले आप लिख लीजिए कि बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। एक मिनट, हाँ लिख लीजिए, बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। अगला पॉइंट आप लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिख लीजिए, बंबई तथा मद्रास, बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, अधीन कर दिया गया, कर दिया गया। ठीक है भैया, तो जो बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी है, पहले 3 केंद्र इनके बने हुए थे। पहले देखो मैं बताता हूँ, पहले इनके 3, आप एक टाइप से ऑफिस समझ लीजिए, पहले इनके 3 ऑफिस बने हुए थे। एक ऑफिस इधर बंबई में था, एक मद्रास में था और एक कलकत्ता में था। ठीक है, तो 1773 का जब चार्टर एक्ट आया तो इसमें से जो 2 ऑफिस हैं बंबई और मद्रास, इन दोनों ऑफिसों को कहाँ कर दिया गया, कहा कि इन दोनों ऑफिसों को उठा के एक ही ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो इसी में मिला दिया गया। ठीक है, तो बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, बंगाल में भैया द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। आपसे प्रश्न पूछ ले कि बंगाल में द्वैत शासन कब समाप्त किया गया, तो आप लिख लीजिएगा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है या चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा ही बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है,
फिर बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। अगला पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है भैया, इसको याद रखिएगा आप लोग। 1773 का जो 1773 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसी के साथ ये प्रश्न कई बार, सॉरी 1773 नहीं है, इसको सुधार लीजिएगा, 1774 है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। कई बार पूछा गया है कि किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो जो 1773 का चार्टर एक्ट है, इसी के द्वारा, इसी अधिनियम के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक भैया, अगला पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, बंगाल के गवर्नर को, ठीक है, बंगाल के गवर्नर को कंपनी का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कंपनी का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, लगा। ठीक, बंगाल के गवर्नर जनरल को कंपनी का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अगला पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ठीक भैया, प्रथम गवर्नर जनरल बना। ठीक है, देखिए अब ये आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पूरा हो गया, हमने लिख लिया। अब इसको समझिए, सबसे पहला कानून बनकर कब आता है? 1773 का पहला चार्टर एक्ट आता है। ठीक है, उससे पहले आप एक बात और समझ लीजिए, आप लोग साइड में कहीं नोट कर लीजिएगा कॉपी में ही। देखो, दो प्रकार का शासन रहा है, यानी कि हमारी आज़ादी से पहले दो प्रकार का शासन रहा है। एक तो कंपनी का शासन, भारत में दो प्रकार का शासन रहा है, एक तो कंपनी का शासन रहा है और दूसरा ब्रिटिश सरकार का या ब्रिटिश ताज का, या उसको ब्रिटिश क्राउन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दो प्रकार का शासन है, ब्रिटिश ताज का, ब्रिटिश क्राउन का, कब से कब तक रहा, और कंपनी का शासन। तो आप देख लीजिए, भारत में कंपनी का शासन, लिख लीजिए कंपनी का शासन, देखिएगा कंपनी का शासन भैया कब से कब तक रहा है? कंपनी का शासन यहाँ 1773 से शुरू होता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा 1773 से 1858 तक। ठीक है, 1773 से 1858 तक कंपनी का शासन रहा है। अब कहेंगे गुरुजी शासन तो 1947 तक रहा है अंग्रेजों का, देश तो भाई हमारा 1947 में आजाद हुआ है। तो गुरुजी इसके बाद 1858 का जो 1757 की क्रांति होती है, उस क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि भाई इतना बड़ा विद्रोह हुआ है, तो फिर कंपनी भारत में सही से काम नहीं कर रही है। तो ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाए। अब शासन कौन करेगा? अब ब्रिटिश सरकार सीधे ब्रिटेन से शासन करेगी। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्राउन का शासन या ब्रिटिश ताज का शासन। ब्रिटिश ताज का शासन मतलब सीधे ब्रिटेन से रेगुलेट करना, उसको ब्रिटिश ताज का शासन कहते हैं। मैंने बताया भी 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया गया था। ठीक भैया, यहां तक समझ में आ गया। तो आगे हम लोग अब देखिए ताज का शासन, लिख लीजिए ताज का शासन। ताज का शासन कब से कब तक रहा है? 1858 से 1947 तक। तो प्रश्न अगर आपसे कभी पूछता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ है,
तो भैया ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हो गया? 1858 में ही समाप्त हो गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कंपनी का शासन भारत में कब समाप्त हुआ? 1858 में। अगर आपसे पूछे कि ब्रिटिश सरकार का भारत में, यानी ब्रिटिश सरकार से भारत कब स्वतंत्र हुआ है, तो 1947 में हुआ है। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा आप लोग। ठीक भैया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो 1773 का चार्टर एक्ट, बंगाल में भैया क्या होता है? द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाता है। लगाया कब गया था बंगाल में? 1765। अभी मैंने बताया, दो नोट कर लीजिएगा सारी चीजें। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि बंगाल में द्वैध शासन कब लगाया गया है। ठीक है, तो उसको भी नोट कर लीजिएगा, और इसको भी नोट कर लीजिएगा कि बंगाल में द्वैध शासन समाप्त कब किया गया है। ठीक है, तो बंगाल में द्वैध शासन लगाया कब जाता है? भी 1765 में लगाया जाता है। और बंगाल में द्वैध शासन समाप्त कब किया गया है? बंगाल में द्वैध शासन 1773 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, दूसरी बात, बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया है। तो जो बंबई प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी। पहले ये 3 प्रेसिडेंसियां थी, यानी कि 3, मैंने बताया 3 ऑफिस समझ लीजिए। पहले उसके 3 ऑफिस थे, एक बंबई में था, एक मद्रास में था, एक कलकत्ता में था। तो ऐसा हुआ कि बंबई तथा मद्रास वाला जो ऑफिस है वो कलकत्ता के ऑफिस में ही शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो यही कहते हैं कि बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, अगला भैया 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक, अगला पॉइंट है भैया, कंपनी के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है, जो कंपनी का गवर्नर जनरल था, वो कंपनी का जो गवर्नर था उसको अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? वॉरेन हेस्टिंग बनता है। ठीक, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अगला रेगुलेटिंग आपका है, आप लोग हेडिंग डाल लीजिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। सत्रह सौ चौरासी का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें भी आप लोग लिख लीजिएगा, पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ठीक भैया, आगे लिखिएगा आप लोग, कंपनी के राजनीतिक तथा वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया। कंपनी के राजनीतिक तथा वाणिज्यिक कार्यों को पृथक किया गया। कार्यों को पृथक किया गया। अब देखिएगा भैया, तो जो 1773 पहला कानून 1773 में आया, उसके बाद 1784 में दूसरा कानून पिट्स इंडिया एक्ट आया है। ठीक है, इसके द्वारा क्या हुआ भैया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, यानी कि ऐसा बोर्ड जो सब कुछ कंट्रोल रेगुलेट करता था। अब देखो किसको रेगुलेट करता था, तो देखिए आप लोग, कंपनी के राजनीतिक तथा वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। अब कंपनी के राजनीतिक तथा वाणिज्यिक अधिकार, अब देखो मैं दोनों बातें समझा देता हूँ। राजनीतिक अधिकार का मतलब, मान लो ये ए कोई राजा है, ठीक है, मान लो ये कंपनी है, ठीक है, ये हमारी सी क्या है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ए कोई राजा है। ठीक भैया, ए क्या है, कोई राजा है। ठीक, अब
तो इस एक्ट के द्वारा ये कहा गया कि देखिए जो आपके राजनीतिक मामले हैं, यानी किसी की सहायता करना, किसी राजा की सेना रखना, अभी राजा की आप मदद कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ये जो राजनीतिक मामले हैं, कंपनी को कहा गया कि आप राजनीतिक मामले अलग रखिए, और जो वाणिज्यिक मामले हैं, हमारे वाणिज्यिक मामलों का मतलब जो आर्थिक मामले हैं, राजस्व इकट्ठा करने के मामले, कंपनी के मुनाफे की बात, और भी बहुत सी चीजें हो गई, तो जो आर्थिक मामले हैं कहाँ उनको अलग कर दीजिए, और जो आपके पर्सनल राजनीतिक मामले हैं उनको अलग कर दीजिए। ठीक है, तो कंपनी के राजनीतिक तथा वाणिज्यिक कार्यों को क्या कर दिया गया भैया, इस एक्ट के तहत अलग अलग कर दिया गया। भाई आर्थिक कार्य, राजस्व इकट्ठा करना या और भी जो कार्य हैं उनको आप अलग देखिए, और जो राजनीतिक आपके कार्य हैं, राजा से संधि समझौते करना, किसी का क्षेत्र कब्जे में करना, किसी राज्य को मिलाना, ठीक है, ऐसे भी जो कार्य करने हैं वो आप अलग रखिए, और वाणिज्यिक कार्य अलग रखिए। फिर इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है एक ऐसा बोर्ड बना दिया गया जो कंपनी पर नियंत्रण रखेगा कि हाँ भाई कंपनी सही से कार्य कर रही है नहीं कर रही है, कोई कर्मचारी घोटाला तो नहीं कर रहा, ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ये भैया थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कब की गई है। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसी के द्वारा क्या किया गया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रही होगी पॉलिटी थोड़ी थोड़ी। ठीक भैया, तो इसको थोड़ा थोड़ा समझिए, अभी शुरू नहीं हुई है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। आप संविधान तो मान के चलिए 2 क्लासों के बाद ही संविधान शुरू हो पाएगा, क्योंकि इससे पहले हमको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी होता है। जब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ लेते हैं तभी हम लोग आगे ठीक प्रकार से पढ़ पाएंगे, वरना अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर आगे पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों ने लिख लिया 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1813 के रेगुलेटिंग एक्ट में आप लोग लिख लीजिएगा, चाय और चीन के व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर, व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर चाय और चीन के व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर कंपनी के समस्त एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। क्या कर दिए गए भैया, समाप्त कर दिए गए। ठीक है, यानी कि चाय और चीन के व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर कंपनी के समस्त व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। ठीक है, अगला आप लोग लिख लीजिएगा, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति दी गई। ठीक है, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति दी गई। ठीक, अगला पॉइंट लिखिएगा, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। अब देखिएगा 1813 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्या है भैया, चाय और चीन के व्यापारिक एकाधिकार को छोड़कर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा समझने वाला है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा।
चाय आप लोग जानते हैं, टी, तो वो चाय और चीन, यानी कि चाय तो एक वस्तु हो गई, ठीक है। तो और एक पहली बात तो हम लोग एकाधिकार समझ लेते हैं क्या होता है। एकाधिकार क्या होता है? एकाधिकार का मतलब होता है भैया एक ही व्यक्ति का अधिकार। जैसे मान लो मेरी ये कोचिंग है, मेरा ये चैनल है, तो इस चैनल पे मुझे एकाधिकार है कि केवल और केवल मैं ही जीएस पढ़ाऊंगा और दूसरा कोई व्यक्ति यहाँ जीएस नहीं पढ़ा सकता। तो ये क्या है? ये मेरा एकाधिकार है कि केवल और केवल मैं ही पढ़ाऊंगा, मेरा अधिकार है, केवल अकेले मेरा अधिकार है इस पर पढ़ाने का। तो इसको बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं? एकाधिकार, ठीक है। यानी कि एक ही व्यक्ति का किसी चीज पर अधिकार होना क्या होता है? एकाधिकार होता है। तो पहले क्या था? पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, देखो ब्रिटेन में बहुत सी कंपनियां थी व्यापार करने वाली, ठीक है, ब्रिटेन में बहुत सी कंपनियां थी, लेकिन भारत के साथ व्यापार केवल और केवल कौन कर सकता था? ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती थी। ब्रिटेन की कोई भी दूसरी कंपनी भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकती थी, ठीक है। लेकिन जब ये 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो फिर इस रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया है कि भारत में जो चाय होती है उसका व्यापार केवल कौन करेगा? भारत से चाय का व्यापार केवल कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और चीन देश के साथ, यानी भारत से चाय का व्यापार और चीन देश के साथ व्यापार कौन करेगा? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। बाकी इसके सब अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं, ठीक है भैया। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसको पूरा कर लेते हैं हम लोग। चाय, देखो भारत से बहुत सी चीजों का आयात होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सी चीजों का व्यापार करती थी। चाय हो गया, मसाले हो गए, वस्त्र हो गए, ऐसी बहुत सी चीजें थी, इनका व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से करती थी। लेकिन जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आया तो कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो केवल, अब चाय का व्यापार केवल और केवल कौन करेगा? भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और चीन जो हमारा देश है, चीन देश के साथ व्यापार कौन करेगा? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। बाकी कंपनी के सारे एकाधिकार समाप्त कर दिए गए, ठीक है। वैसे क्या था? वैसे था कि केवल व्यापार कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। लेकिन जब से ये रेगुलेटिंग एक्ट आया तब से क्या बताया गया है कि केवल भारत से चाय का और चीन देश के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बाकी और उस पर किसी चीज का एकाधिकार नहीं रह गया, ठीक है। अब जैसे मान लो मसाले थे, तो अब मसालों का व्यापार ब्रिटेन की कोई भी कंपनी कर सकती है। मान लो ए, बी, सी, डी, ये क्या है? ये भैया ब्रिटेन की कंपनियां हैं, ठीक है। ये सब क्या है? ब्रिटेन की कंपनियां हैं, ए, बी, सी, डी, ठीक है। तो अब जब से ये रेगुलेटिंग एक्ट आया तब से क्या हुआ कि मसालों का व्यापार ये ब्रिटेन की कोई भी कंपनी कर सकती है, वस्त्र का व्यापार ब्रिटेन की कोई भी कंपनी कर सकती है। लेकिन आप मान के चलिए एफ, ये ईस्ट इंडिया हमारी कंपनी है, तो कहा गया कि जो है इसका व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी केवल चाय के साथ व्यापार करेगी, ठीक है। तो चाय का जो व्यापार है वो ब्रिटेन की कोई कंपनी नहीं कर सकती, चाय का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी और दूसरी कोई कंपनी नहीं करेगी। इस एक्ट के आने के बाद, ठीक भैया, इस एक्ट के आने के बाद बताया गया है कि चाय का व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, भारत से कोई दूसरी कंपनी और नहीं करेगी, ठीक। और चीन देश के साथ व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और कोई कंपनी नहीं करेगी। लेकिन और जो वस्तुएं हैं या और जो देश हैं उनके साथ व्यापार ब्रिटेन की कोई भी कंपनी कर सकती है, ए टू जेड, ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो चाहे डी हो, और सारी वस्तुओं का व्यापार ब्रिटेन की कोई भी कंपनी कर सकती है। लेकिन चाय का व्यापार नहीं कर सकती है और चीन के साथ व्यापार नहीं कर सकती है। उसके साथ व्यापार कौन करेगा? केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। यही क्या है भैया? आपका एका अधिकार होता है, ठीक है। अब देखो ऐसा हुआ क्यों, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ठीक भैया। ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखो, जैसे आप हैं, आपका पड़ोसी है, आपको मान लीजिए आप पढ़ने गए, जहाँ हमारे पास पढ़ने आए, आपने पढ़ा, आपको नौकरी मिल गई, ठीक है। अब पड़ोसी आपका देखेगा, अरे यार वो वहाँ सर के पास पढ़ते थे, वहाँ से नौकरी मिलेगी,
ठीक है, वहाँ पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी। फिर पड़ोसी आपका क्या करेगा, वो भी हमारे पास आएगा कि अब चलो उन्हीं सर के पास पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसा वो पड़ोसी कहेगा। तो ऐसे ही वहाँ हुआ। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, जब वो भारत से व्यापार करते थे तो वो धीरे धीरे क्या होने लगे, अमीर होने लगे। तो जब पड़ोस के उन लोगों ने देखा कि अरे यार ये तो भारत से व्यापार करते हैं, ये तो अमीर हो गए, बोले अब हम भी भारत से व्यापार करेंगे। तो जब उन लोगों ने ऐसा कहा तो फिर मजबूरन ब्रिटेन की जो सरकार थी उसको ये कहना पड़ा कि ठीक है जाओ, अब सभी भारत से व्यापार कर सकते हैं। पहले क्या था, पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करती थी, लेकिन फिर जब 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट आया तो कहा गया कि जाओ ब्रिटेन की सभी कंपनियां भारत से व्यापार कर सकती हैं, लेकिन चाय का व्यापार नहीं करेंगी और चीन के साथ व्यापार नहीं करेंगी। चाय और चीन के साथ व्यापार कौन करेगा, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। ठीक है, आशा करते हैं ये वाला पॉइंट आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा, ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार करने की अनुमति मिल गई। ऐसा बता दिया गया कि ईसाई मिशनरियां जो ब्रिटेन की थी तो भारत में प्रचार कर सकती थी आराम से। दूसरा, शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और शिक्षा के लिए क्या हुआ, 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई। ठीक है भैया, तो आज आपकी पॉलिटी की क्लास यहीं तक रहेगी। आगे आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसी रही पॉलिटी की क्लास, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी कमियां हो तो आप लोग बताइएगा। ठीक है भैया, तो ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू, बाय बाय।